मैं हमेशा कहता रहा, तो नई बात नहीं करी, गुड कॉप बैड कॉप हैं दोनों भाई। ये नाश्ते की टेबल पे बैठ के सुबह भाई गप भी लगाते हैं, उसके बाद नोट्स एक्सचेंज करते हैं कि पाजी तुसी आज की लाइन लेनी है, पाजी मैं की लाइन लेनी है, यू आर ए गुड कॉप, मैं बैड कॉप। मियाँ साहब जो हैं वो बैड कॉप है। मरियम नवाज साहबा ने बैड कॉप का रोल लिया हो कि हम बड़ी सख्त लाइन लेंगे, हम बड़ा सख्त यहाँ पे वो रहेंगे कि हम वोट को इज्जत दो, हम डील नहीं करते, हम किसी से नहीं मानते, हम जुल्म के ज़ाब्ते दस्तूर नहीं मानते। और शहबाज शरीफ साहब जाकर सोहेल वड़ाई साहब हमारे दोस्त को इंटरव्यू देते हैं कि मेरी तो जनाब वो बातचीत भी पूरी हो गई थी, मेरे तो वहाँ पे वजीरों का नाम भी क्लियर हो गए थे, शेरवानी भी बनवा ली थी। तो ये सारी चीज़ें ना ड्रामे होता क्या है कि आपने एक यहाँ क्राउड को अपने पीछे लगाना। एक क्राउड वो है जो उसका नवाज शरीफ साहब के पीछे खड़ा है, जो नारा मारते हैं हर दफा जी कि मैंने ना झुकना है ना बिकना है। और उसके साथ ही छोटा भाई जो है ना सर, वो चौधरी साहब को, आपको याद होगा, निसार अली खान साहब को लेके वो जाके मुलाकातें भी कराते हैं, आर्मी चीफ से भी होती वो थी, उनसे ये उसमें बकायदा कौमी असम्बली में चौधरी निसार अली खान साहब ने कंफर्म की हुई है सारी की सारी खबरें कि मेरी उनसे जनरल कियानी साहब से 12 मुलाकातें हुई थी खुफिया। तो एक तरफ पे एक भाई साहब खुफिया मुलाकातें कर रहे होते हैं और दूसरी साइड पे जाके दूसरे भाई जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के हमें सुना रहे होते हैं कि मैंने झुकना नहीं बिकना। इनसे जरा पूछें कि आप झुक बिक जो नहीं रहे थे, फिर जब यहाँ 3 साल मुद्दत मुलाजमत का आया था, बिल आया था, तो लाइन में ला के वोट क्यों डाला है? आप तो 3 साल से हमें समझा रहे थे कि जनाब ये सिलेक्टेड वजीर आजम है, इनको कुछ लोग लेके आए हैं, कुछ लोग उन्होंने इनको आके इम्पोज किया है और हम यहाँ वोट को इज्जत दें, वोट को इज्जत देते देते वोट की इज्जत की तरफ चले गए। सो ये चीज़ें जो है ना, अब एक उन्होंने नया बना दिया कि शीन बन जाएगी। शेख रशीद की शुरली छोड़ी हुई है वैसे, शेख साहब का बड़ा ये आज का नहीं है, जनाब मुशर्रफ के दौर से वो एक ही बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो देखें उनको जनाब मुशर्रफ भी वजीर आजम बनाना चाहता था, उनको फलां भी बनाना चाहता था, नवाज शरीफ साहब नहीं बनने दे रहे। और अपना दोस्त भी कहते हैं और वही सारा नहीं वो लगे हुए हैं। शुरलियां अपोजिशन कैंप को डिवाइड करने के लिए। अच्छा, लोग अपोजिशन कहते हैं कि जी अपनी वजारत पे काम करें, इस पे बयानात कम दें। तो ये आप मीम शीन ये सारा भूल जाएं, फोकस करें एफ वर्ड पे, नॉट एफ वर्ड डी एफ वर्ड, वो खुदा ना खास्ता नहीं मैं इस्तेमाल कर रहा, मगर क्लू दे के जा रहे हैं, टीज़र छोड़ के जा रहे हैं। कल हम अपने प्रोग्राम में उसकी डिटेल आपको बताएंगे एफ वर्ड की। मगर ये जो आप सारा जो इस वक्त तबसरे हो रहे हैं ना कि यूँ अपोजिशन इकट्ठी होगी, ये होगा फलाना होगा, 1-2 डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही हैं कि इसका बिल्कुल ही तनाज़र ही बदल जाएगा। ये हम अपने प्रोग्राम में कल या पहला जो करेंगे उसमें ये टीजर के तौर पे आपको ये और ये पिछले अक्टूबर से कोई ताल्लुक तो नहीं है इसका? नहीं, इसका इशारे से ज्यादा नहीं मैं दे सकता। बस ठीक है, कसौटी मैंने नहीं खेलनी है, नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब इसी तरह दूसरी एक बात होती है कि जो प्लेटलेट्स का बड़ा इशू हुआ था, आप लोगों ने भी 12 प्रोग्राम किए। अब पीटीआई 2 हरकों में डिवाइडेड है और वज़ीर आज़म भी नए सेयर्स में है कि बीच में से कोई घपला हुआ है, नीचे से किसी ने कार्रवाई की है और वो प्लेटलेट्स हमें गलत हुए हैं। तो क्या रिपोर्टों में इतना खुली इनकी होती हुई हुकूमत, पंजाब हुकूमत, इनकी धांधली सारा पॉसिबल है? सर मेरा ख्याल सारी बहस ख़त्म हो जाती है जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुझे रहम आ गया था। तो मैंने उस दिन बात हो रही थी मैं कि इमरान खान साहब को माजिद खान पे रहम नहीं आया, जिनके भी 2-3 साल क्रिकेट बाकी थी, कज़न थे, हीरो थे, उनको उन्हें उठा मारा। उन्हें अपने बहनोई या कज़न पे उन पे ये वाली की टिकट देते हुए उस पे उनको रहम नहीं आया। फीजुल्लाह नियाजी साहब पे भी रहम नहीं आया, बल्कि इनके कज़न की डेथ हुई नजीबुल्लाह की, वहाँ पे बड़े करीबी कज़न थे नौजवान की, उनके उन्होंने कंडोलेंसेज नहीं की, उस पर भी रहम नहीं आया उनको। जहांगीर तरीन पे रहम नहीं आया, उनको जहांगीर तरीन पे रहम नहीं आया। अब्दुल कादिर क्रिकेटर बड़े थे, कितना उनका ये रोल था, उनकी डेथ हुई, खान साहब उनके घर कंडोल करने नहीं थे, उनके बच्चों पर उन पर रहम नहीं आया कि अब्दुल कादिर मेरा बड़ा एक दोस्त था, लाहौर में रहते थे, मैं चला जो उनके घर 2 फातिह के अल्फाज ही कह दूँ, उनको उन पर भी रहम नहीं आया। रहम किस पे आया है? नवाज शरीफ साहब पे है, जिनके खिलाफ सारी उम्र 22 साल बकौल उनके मैंने जद्दोजहद की। तो रहम जिन्होंने डलवाना होता है ना सर, वो बाजू मरोड़ के डलवा भी लेते हैं, वो उसी तरीके से फिर रिपोर्टें भी हो जाती हैं, चीज़ें भी हो जाती हैं। ये बाज के आफ्टर थाट है, मुक्का वो कहते हैं जो बाद में लड़ाई पे याद है तो वो मार लेना चाहिए। मशहूर कहावत है। बात यह है कि वो इसमें गवर्नमेंट के कसूर को तो नहीं निकाला जा सकता ना, कि अब आपस में लड़ रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि वो यास्मीन राशिद साहब, फवाद साहब कहते हैं कि वो अच्छी डॉक्टर नहीं है, उनको क्या पता, वो तो गायनिकोलॉजिस्ट है। वो कह रहे हैं कि नहीं इनको नहीं पता, वो कह रहे हैं ठीक है कोई गलत है, रिपोर्ट अच्छी थी बुरी थी, भेजा। तो इन्होंने है ना एक कॉमेडी ऑफ एरर्स है, सर्कस है एक चल रही है, अजीब एक मज़ाक सी बात है कि पहले भिजवा दिया। और ये उनकी साइड पे भी है, उनके भी देखें ना, वो इतनी एक्टिंग करते करते गए। किसी की सेहत पे हम बड़ा डरते हैं, बात करना चाहिए, उस वक्त भी नहीं की कि किसी सेहत के मामले हैं, हम खुद मरीज टाइप आदमी हैं, तो वो नहीं अच्छा लगता कहते हुए कि एक आदमी कह रहा है मैं बीमार हूँ, क्योंकि जी ये बीमार नहीं है। मगर उन्होंने भी ये ख़ास तौर पे फ्लैश करना ज़रूरी था। अगर मियाँ साहब चलो फ़र्ज़ करें कि बेहतर सेहत हो गई है तो जिम में एक्सरसाइज कर लें, उन्होंने ना सिर्फ कि उनकी फुटपाथ पे चलते हुए वोटें, अच्छे जॉगर पहने हुए और वो किराए की छतरी लेके वो तस्वीर रिलीज़ खुद की, तो वो भी शो ऑफ भी करना चाह रहे हैं, तो वो पॉलिटिकल स्टोरी, तो वो दोनों तरफ से एक एरर है। वो लफ्ज़ ले रहे हैं, चेज़ा लेना, वो चेज़ा ले रहे हैं और इनको चिढ़ा रहे हैं कि भाई साहब हम आपका बाजू मरवा के
आपके दिल में रहम डलवा के हम यहाँ पे पिज़्ज़े भी खा रहे हैं, काफियाँ भी पी रहे हैं, आपने हमारा जो बिगाड़ लें, वो इनके लिए था, वो तस्वीर जो थी ना, चेज़ा इनके लिए था सर। अच्छा, अब दोनों से मेरा सवाल ये है कि अब गवर्नेंस का देखिए, अपोजिशन तो आपको डिवाइडेड है, ये जो एफ वर्ड की बात करें वो भी है, 20 को अपोजिशन की APCP है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, पता नहीं कौन से भी APC हो गई, वर्ड बार-बार करें, लोगों ने कंफ्यूज हो जाना है। ये वो वाला नहीं, वो वाला ये बड़ा सादा सा शरीफाना सा नाम है, किसी का नाम है, किसी का नाम एफ से शुरू होता है, एफ से एक नाम शुरू होता है, और वो भी 20 सितंबर भी है। फिर पिछले साल भी हमने देखा था कि बड़ी स्टोरी है इनके पास, ये बड़ी स्टोरी है, कल बताएंगे। चलेंगे हम आज, इम्पैक्ट इस APC और अपोजिशन के उस पे बहुत ज्यादा आने वाला है। ठीक है जी, तो इसकी बात हम आज नहीं करते, इसको कल पे लेकर जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ उसकी मैं बात करना चाहूँगा, कल कराची में वज़ीर आज़म गए, कराची के लिए पैकेज अनाउंस हुआ, लेकिन उस पैकेज के साथ साथ एक कमेटी भी अनाउंस हुई। अब उन्होंने कहा कि जी कोविड में पाकिस्तान बड़ा सक्सेसफुल था बिकॉज मिलिट्री भी बीच में थी, NCOC बन गई और उस सब स्टेक होल्डर एक पेज पे आ गए। उसके बाद फिर टिड्डी दल का मसला आया, वहाँ पे भी एक कमेटी बन गई, आर्मी भी इन्वॉल्व हो गई, जनरल साहब भी साथ आ गए, NCOC में कोविड में भी थे, उधर भी आ गए। अब कराची का मसला आया, कराची में भी उन्होंने कहा सियासी बयानबाजी हो रही थी, कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने कमेटी बना दी, फ़ौज भी उस पर बैठ गई, जनरल साहब भी आ जाएंगे बीच में, तमाम पार्टीज़ आ जाएंगी। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? साफ ज़ाहिर है कि कराची जो है कोई अब का मसला नहीं। कराची मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए पिछले 40 साल से सबसे बड़ा कोई बिग इशू है टेररिज्म के बाद रहा है, तो कराची रहा। कराची भी टेररिज्म का शिकार है। 15-20 हज़ार लोग जो है ना, आप देखें जनाब मुशर्रफ साहब के दौर से लेके पीपल्स पार्टी तक जो 10-12 साल थे, बल्कि 15 साल, उसमें 15-20 हज़ार बंदा मारा गया टारगेट के लेंगे। लोगों की मेमोरी लैप्सेस होते हैं, हम उनको भूल जाते हैं। सो कराची हमेशा से इशू था। जनरल रहील जब आए थे, उन्होंने बैठ के इसी तरीके का, आपको याद होगा कि वो बाकायदा जाके बैठते थे, जरदारी साहब भी आते थे मीटिंग्स में, कोर कमांडर भी आते थे, उसमें आपके DG रेंजर्स भी बैठते थे, उसमें वजीर आला भी बैठते थे, उसमें जरदारी साहब, सारे लोग बैठते थे। सो ये आज का नया कंसेप्ट नहीं है। अगर आज अगर आपको नजर आ रहा है, हाँ इसमें ऐड ये हुआ है कि आप उसमें वजीर आजम साहब आके, नवाज शरीफ साहब ने इतना ये ज़रूर किया था सिविलियन अथॉरिटी के नाम पे कि वो उस कमेटी में नहीं बैठते थे कि सिंध का मसला है जनाब जरदारी साहब को बुलाएं, मुराद अली शाह या कैम अली शाह साहब को बैठे हैं। सो ये बेसिकली उसी की आप कह सकते हैं कंटिन्यूएशन है। और उस कराची के इतने ज़्यादा सीरियस मसाइल हैं, वो किसी एक के बस की बात भी नहीं है, वो सब पार्टीज़ को कोऑर्डिनेशन यहाँ करनी पड़ेगी। मैं इस पर सिर्फ ये ऐड कर दूं कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि कराची के ऊपर जो है ना एक स्पेशल वो कमेटी बन गई है या ये कर रहा है। ये पिछले 40 साल से ऐसे ही जारी है कि जब ये हालात कराची के ख़राब हुए थे तो हर हुकूमत, हर पार्टी की हुकूमत जो है रेंजर्स को बुला के ये इख्तियारात उनको दिए गए थे, क्योंकि उस वक्त की जो हुकूमतें जो भी उसकी वजूहत थी उनसे कराची हैंडल नहीं हो रहा था। लोगों को भूल गया है ये 5-7 साल का कराची, जब रोज़ बम धमाके होते थे, जो बोरीबंद लाशें जो मिलती थी, ये सारे वो हालात लोगों को भूल गए हैं। तो ये आज से ये डिसएम्पावरमेंट कराची की नहीं हुई है, ये 20-30 साल से है कि कई दफ़ा MQM बनाने के अंदर लोग शामिल हो जाते हैं, फिर एम्बुलेंस से जाम छुड़ाने का बहाना आ जाता है, मगर ये मिला जुला सबका ही मिला जुला खाता है। अच्छा, यहाँ पे फिर मेरा सवाल आ जाता है कि जो कराची के मसाइल आपने कहा यही हैं, तो ये पाकिस्तान के मसाइल भी हैं, कराची के हैं तो इंटीरियर सिंध में भी हैं, बलोचिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बड़े इशूज़ हैं, KP में भी आप देख लें इशूज़ हैं। तो फिर क्या पूरे मुल्क में इस तरह की कमेटियां बनाएंगे हम? जब एक ही कमेटी बड़ी बना दें? जब अब यहाँ पे अपना बंदे का कंसेप्ट आएगा ना, जहाँ पे आपकी वो कहते हैं ना कि असल मसला क्या है, यहाँ पे आपने जाके काबिल आदमी किसी को सूट नहीं करता। जो आपको रिफ्यूज करे, ना करे कि सर ये काम नहीं हो सकता, किसी को बंदा नहीं अच्छा लगता। आपको अपने लॉयलिस्ट चाहिए, आपको पुलिस में लॉयलिस्ट चाहिए, आपको ब्यूरोक्रेसी में लॉयलिस्ट चाहिए। 96 का अकेला ऑपरेशन था, आपको याद होगा, कराची में सक्सेसफुल, जिस पे MQ खैर अपने इतराज आते हैं कि शोएब सटल को वहाँ पे लेके गए और उनके साथ जनरल नसीरुल्लाह बाबर थे। एक ही डिमांड थी कि आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। 6 महीनों में उन्होंने सारी चीज़ें कर ली थी ना वहाँ पे। जब आपकी पोलिटिकल लीड जो है, IG भी अपनी मर्जी का लगाना है और फिर ये देख रहे हैं हमारी बरादरी का है या नहीं है, किसका सिफारशी है। पंजाब को देख रहे हैं आप, जब वहाँ पे 5 IG बदलेंगे, 6 वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी बदलेंगे तो पंजाब ठीक हो जाएगा, आपका ख्याल है? आप सिंध में यही काम करेंगे, रोजाना की बुनियादों पे अपने, अभी जिसको वो लगा रहे थे कमिश्नर को लगाया है उन्होंने, उसके बारे में जो खबरें आ रही हैं कि जब आप आके जिसको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है, अच्छा काबिल आदमी इस सोसाइटी को सूट नहीं करता। यही वजह है ब्रेन ड्रेन हो रहा है। यहाँ पढ़े लिखे लड़के जो काबिल लड़के थे, हमारी नई नस्लें थी, उनके लिए अच्छे को रह गए हैं तो वो फॉरेन ऑफ शोर रह गए, बाहर चले जाएं, उनकी एबिलिटीज़ भी वहाँ इस्तेमाल होती हैं। जितना कचरा हमारे जैसा माल है ना जो कुछ नहीं कर सकता, उसको यहीं पे हमने रखा हुआ है और आज उसी के जरिए आप सोसाइटी भी चला रहे हैं, उसी के जरिए गवर्नेंस, इस ब्यूरोक्रेसी। मतलब मुझे समटाइम फील होता है, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, मास 2-3 सेक्रेटरीज को छोड़ के मुझे तो लगता है क्लरिकल स्टाफ जो है वो ग्रेड आपको 22
2 तक पहुंच गए, किसी को जरूरत नहीं होती कैबिनेट में बात करने की या वहां पे या बोल confront सके करने की। तो ये थोड़ा सा आपकी ब्यूरोक्रेसी के साथ सियासतदानों ने इतना इनको आके इनको टूथलेस कर दिया है, उन पे टेरर बिठा दिया ब्यूरोक्रेसी पे, खौफ में whatever जो भी रीजंस है कि कोई बंदा अब स्टेट के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए खड़ा होने को तैयार, जो खड़ा हो भी जाए उसको लोग ताने देना शुरू कर देते हैं और उसी को आगे टारगेट बना लेते हैं। सो और ये जर्नलिज्म में भी है, आप देख लें कि आप लोग इसके खुद विक्टिम भी हैं कि आप लोगों को भी यस ना कहने की वजह से उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ी। क्या इसमें अच्छा नहीं लगता कि जी अपने मुतल्लिक ज़्यादा बात कर रहे हैं। हमने वो रस्म जो कि 50-60 साल से पाकिस्तान के सहाफ़ियों की है, हमारे से जो पहली जनरेशन थी उन्होंने तो कोड़े भी खाए, जेलें भी खाई, हमारे से बहुत बुरे हालात में भी रहे। हाँ ठीक है, थोड़ी सी हमारी भी काविश, जितनी हमारी औकात है उसके मुताबिक हमारी भी कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं, और लोगों की भी है, और ये एक रस्म जर्नलिज्म की रही है। मगर मैं कमिंग बैक, लोग पाकिस्तान का ना स्ट्रक्चर भूल जाते हैं। आपको पता है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में तकरीबन 40 से 50 जो बाई लॉ ट्राइबल एरिया है। आपका ये 60% था, ये फाटा की इज़ाम करने से पहले, जो अभी पूरी तरीके से इज़ाम नहीं हुआ, वो भी ट्राइबल एरिया है, जिसका मतलब था कि वहाँ पे आपका रिट ही नहीं है जुडिशल